हेलो क्लास 7 के बच्चों। तो हमारे अतीत भाग 2 अध्याय 7 जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह वैसे समुदाय जो कि अतीत अर्थात इतिहास से संबंधित है। इस पाठ को हम आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। आशा है कि आप बेहतर समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जनजातियाँ किन्हें कहा जाता है? तो उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता है। आगे, जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थीं? तो इसे देखेंगे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थीं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी, जिसे बंजारे के नाम से भी जाना जाता है। जनजातीय समूह किस प्रकार का नियंत्रण रखते थे? तो इसे देखेंगे। संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। अगला है, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो कुछ अपवादों को छोड़कर जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्धि रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे, जो हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान पंजाब में कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? तो खोखर जनजाति। कौन सी बच्चों? खोखर जनजाति। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। गख्खर जनजाति के किस मुखिया को अकबर ने मनसबदार बनाया था? तो कमाल खान गख्खर को। ओके। मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले किन लोगों का प्रभुत्व था? तो लंगा और अर्धुन जनजातियों का। बलूच किस क्षेत्र की जनजाति थी? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ओके, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की थी। पर ये जो है मुखियों के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या थे? बंटे हुए थे। कुल से क्या अभिप्राय है? परिवारों या घरों के एक समूह को कुल कहते हैं, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। गडरियों की जनजाति कहाँ रहती थी? वो पश्चिम हिमालय में। ओके। नागा और अहोम जनजातियों का प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था? उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक किनका उदय हो चुका था? तो चेर सरदार शाहियों का। किसने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया? तो बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह। जनजातीय संगठन प्रायः किस पर आधारित होती है? नातेदारी या कुल संबंधी संगठन पर। किसके समय में मुगल सेनाओं ने चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया? तो औरंगजेब के समय में। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में ही रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ किन जनजातियों के निवास स्थान थे? किन पहाड़ियों के निवास स्थान थे? तो कोली और बेदार जनजातियों के। उपमहाद्वीप के दक्षिण में किन जनजातियों की आबादी थी? तो कोरगा, बेतर, मारवाड़ जनजातियों की। भीलों की जनजाति किस क्षेत्र में फैली हुई थी? पश्चिमी और मध्य भारत में। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में
कौन सी जनजाति बड़ी तादाद में फैली हुई थी? गोंड जनजाति। खानाबदोश और घुमंतू लोगों का जीवन कैसा था? तो देखते हैं। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। बंजारा लोग कौन थे? इससे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश। इनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नगर के बाज़ारों तक अनाज व सैन्य अभियानों के दौरान खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए किनका इस्तेमाल करते थे? बंजारों का। किसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैल पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे? जहांगीर ने। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले किस अंग्रेज व्यापारी ने बंजारों का वर्णन किया? तो पीटर मंडे ने। नई जातियां और श्रेणियों के विभाजन में समाज में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था? वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदयारी के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। ये किन वंश परंपराओं से आते थे? तो हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले किस धर्म को अपना लिया था? इस्लाम को। किस जनजाति के लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे? तो गोंड लोग। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है? तो स्थानांतरित कृषि में किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में भी फसल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से जो है फसल उगाई जाती थी। अकबर के शासनकाल की किस रचना में उल्लिखित है कि गढ़कंटका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे? अकबरनामा में। गोंड लोग की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो गोंड लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। हर गढ़ पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था जो 12 गाँव मतलब 12 गाँव को मिलाकर बनते थे। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई तो इसके लिए गढ़कंटका के गोंड राजा अमन दास ने कौन सी उपाधि धारण की? तो संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने पुत्र दलपत का विवाह महोबा के चंदेल राजपूत तथा राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से किया। दलपति की मृत्यु कम उम्र में हो जाने पर शासन की कमान किसने संभाली? रानी दुर्गावती ने। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1965 में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और इसका क्या परिणाम रहा? तो आसिफ खान के नेतृत्व में। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। दुर्गावती की हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। गढ़कंटका कैसा राज्य था? यह एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था।
गौड़ राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में गढ़कंडका के बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हाथियाँ लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में किया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। इस प्रकार गोंड राज्य का पतन हो गया। अमोहों का वर्णन कीजिए। अमोह लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आवासे। उन्होंने भूइयाँ, जिसे भूस्वामी कहते हैं, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अमोहों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए अमोहों ने किन अस्त्रों का इस्तेमाल किया? तो 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1662 में किसके नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और इसका क्या परिणाम रहा? तो मीर जुमला के नेतृत्व में। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। पाइक किसे कहा जाता है? अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। गांव को अपने बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। अहोम लोग किसकी खेती के नए तरीके को अमल में लाए? तो चावल की खेती को। खेल किसे कहा जाता है? अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में कौन सा धर्म प्रधान धर्म बन गया था? तो हिंदू धर्म। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को किन भाषाओं में लिखा गया था? तो पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। कार से मगरमच्छ कुंटियाँ किस जनजाति से संबंधित है? तो कोंड जनजाति उड़ीसा से। कान के आभूषणों का साक्ष्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कबोई नागा जनजाति मणिपुर से। नक्काशीदार दरवाज़ा का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश से। बच्चों अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्नावली में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सही मेल बैठाते हैं, मिलान करते हैं। गढ़ है तो गढ़ को किससे मिलाएंगे आप? 84 से मिलाएंगे, ओके। टांडा को किससे मिलाएंगे आप? कारवा को मिलाएंगे, ओके। श्रमिक आपका पाइक, और कुल आपका जो है खेल, और शिव सिंह अहोम, और दुर्गावती गढ़कंडका। इस तरह से आप इसका मिलान करेंगे और बाकी आंसर ऊपर है, देख लेना। अब आ जाते हैं हम रिक्त स्थानों में। तो वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ डैश कहलाती थीं? तो श्रेणियाँ कहलाती थीं। क्या कहलाती थीं? श्रेणियाँ कहलाती थीं। डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थीं। बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थीं। डैश ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कंटका में 70,000 गाँव थे। तो अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कंटका में 70,000 गाँव थे। आगे बढ़ते हैं। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने डैश और डैश को भूमि अनुदान किए। तो लिखेंगे मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। वैसे यहाँ पे आंसर है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थीं? बिल्कुल थीं, इसे आप सही कर दीजिए। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं थी? तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि थी। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था? नो, गलत। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे? तो गलत, ओके। एक सही, बाकी सब गलत हैं। आगे देखते हैं। खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? इसका उत्तर लिखेंगे
खानाबदोश पशुचारकों और खेतिहरों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करना होता था। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खानाबदोशी चरवाहे गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के बदले ऊन, घी, दूध दिया करते थे। कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी किया करते थे। ओके, आगे देखते हैं अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। तो देख लेते हैं, निम्न प्रकार से संगठित था। जैसे 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। बाद में कुलों में एकता भंग हो गई। एक कुल, जिसे खेल कहते थे, के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं लिया जाता था। छठा क्वेश्चन है कि वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो निम्न परिवर्तन आए। जैसे वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। आगे देखते हैं, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ओके, वर्ण बोलें तो रंग के आधार पे जो है जाति को आधार बनाया गया। आगे देखते हैं, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजाति समाज कैसे बदला। तो देखते हैं, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजाति समाज में कई तरह से बदलाव आए। जैसे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। ओके, आइए विचार करें, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कई तरह से महत्वपूर्ण थे। तो देख लेते हैं कैसे, है ना। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। नंबर 2, सल्तनत काल में बंजारे नगर के बंजारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। नंबर 3, बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। नंबर 4, सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए 1 लाख बैलों से अनाज ढोते थे। नवा है आपका कि गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायने में भिन्न था, क्या कोई समानता भी थी। तो देखते हैं, गोंड लोगों के इतिहास एवं अहोमों के इतिहास में कई मायनों में अंतर था। जैसे गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार में से आकर के बसे हुए थे। गोंड आग्नेय शास्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। तो गोंड इतिहास एवं अहोम इतिहासों में समानताएं तो देख लेते हैं। गोंड और अहोम दोनों ही जनजातियां थीं। दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। दोनों ही राज्यों को मुगलों ने क्या किया, पराजित किया। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को देखिए, सुनिए, अपना अपडेट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।